अस्सलाम वालेकुम जनाब सकीन। पिछला वीक हमारा बड़ा मजेदार और आसान गुजरा। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों की जब भी आपस में जंग होती है तो हमेशा मोहब्बत न्यूमेरिकल से होती है, टाइम भी न्यूमेरिकल को मिलता है। तो थ्योरी जो है वो बेचारी जो है वो सिसकती रहती है। अभी करंटली हमारा जो पेपर है वो तकरीबन 35 से 40 नंबर का थ्योरेटिकल है और 60 से तकरीबन 65%। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1/3 और 2/3 या 1/3 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मैनेजरियल का पोर्शन है। तो पिछले वीक में आप लोगों ने जो है वो पढ़ना शुरू किया साथ साथ एमएफए। तो उस टाइम पे फिर आप न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा हम लोगों ने ओरिएंटेशन की थी और फिर हम लोगों ने डिफरेंट सवाल करने देखे थे और मजाक मजाक में रीसेंट पेपर का एक सवाल सामने रखा और आप लोगों ने उसे फड़का फड़कू के रख दिया। जो लोग आज पहले दिन आए हैं उन्होंने इस चीज को फील ही नहीं किया कि हमारे स्टूडेंट एक दिन पढ़ने के बाद, एक दिन की ओरिएंटेशन लेने के बाद इतने इक्विप हो गए थे कि अगले दिन एक मॉडल मैंने हल्का सा बताया और सवाल सामने था और वो उसे फड़काते चले गए। तो बहरहाल मतलब ये उन लोगों को मजा नहीं मिलना। दूसरा कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका ऑडिट के साथ कनेक्ट होता है और उसके बाद उन्हें वेट भी करना पड़ रहा होता है। टाइम टेबल बनाते वक्त हुआ ये था कि एक बैच हमारे पास यहाँ पे जवाद साहब का भी ऑडिट का था और हमारा ये था कि हम कम से कम बैचेस इस तरह से जोड़ लें कि एक ऑडिट और एमएफए का बैच इस टाइम पे जुड़ जाए और एक इससे पीछे जो बैच था वो R2 से ज्यादा जुड़ा हुआ था तो उसके साथ R2 वगैरह कनेक्ट हो रहा था और एमएफए थोड़ा से फासले पे था। अभी चूंकि ऑडिट वाला बैच जो है वो बीच में ड्रॉप हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा था चीजों का और फिर शायद आपको आइडिया हो कि वो वाले बैच को भी जब हमने ड्रॉप किया जो पहले 3 दिन वाला है तो उससे क्या हुआ कि ये जो इन 3 दिनों में एक एक घंटे ऑडिट की क्लास होती थी और उसके बाद एमएफए की एक एक घंटे की होती थी और फिर मेरी एक एक घंटे की क्लास थी। तो मैं फिर इस चीज का फायदा उठा के जवाद साहब से मुलाकात की। मैंने कहा जी अब अगर हमने वो बैच बीच में से माइनस किया तो हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन निकला है तो एक दफा थोड़ा सा स्टूडेंट से समझते हैं कि हम इसमें अगर इस टाइमलाइन को थोड़ा सा ज्यादा इनके लिए मुनासिब कर सकें। तो दो तीन तरह की अपॉर्चुनिटी, दो तीन तरह की ऑप्शन है। कुछ हमने भी अपने टाइमलाइन देखने हैं, कुछ आप लोगों का भी देखना है। एक ऑप्शन इस तरह से भी हो सकती है कि ये 3 से 4.5 बन जाए फाइनेंस वाला पोर्शन और 4.5 से असर तक जो कि थोड़ा सा आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी और आगे जाएगी तो हम तकरीबन 1 घंटा अपना सफिशिएंट निकाल सकेंगे मैनेजरियल पोर्शन के लिए। इसका एक फायदा है कि आपको याद होगा कि मुझे टेस्ट वाला दिन नहीं मिल रहा था। जब हम सैटरडे को देखते थे तो वो बड़ा भयानक हुआ होता था, वहां 2.5-3 घंटे की क्लास खड़ी होती थी। तो अब जब वो स्प्रेड हुआ होगा ऑलरेडी 2 दिन के ऊपर तो हमें सैटरडे को कहीं ना कहीं जो है ना वो क्लास से इमीडिएट पहले या बाद में एक डिसेंट टाइम मिल जाएगा। तो अगर फर्ज करें जस्ट मतलब इन 1-2 दिन आपसे आइडिया लेना है, जो भी एग्जीक्यूट करना है उसको नेक्स्ट वीक में करना है, लेकिन आप लोगों से एक फीडबैक लेना है कि क्या हम इसको 3 बजे फाइनेंस और 3:30 साढ़े 4 बजे मैनेजेरियल करें तो आपको ज्यादा सहूलत है, या ये जो अभी एक पैटर्न चल रहा है कि आप 4 बजे आए और 4 से लेके तकरीबन 6:15 साढ़े 6 तक आपने पढ़ा। अभी करंट वाला सही है। करंट वाले कितने वोट्स हैं? अच्छा ये एक ही है। इन्होंने इतना जोर से बोला मुझे लगा कि ये तो अवाम की आवाज है। क्योंकि जिन लोगों इनिशियली हम लोगों ने पहले इसको ऑडिट से भी कनेक्ट किया था लेकिन फिर बाद में हुआ था कि ऑडिट का जवाब साहब का भी बैच आ गया था तो फिर हमने कहा कि चलो हम इसका एक ब्लॉग बना देते हैं इकट्ठा ऑडिट और एमएफए का और फिर वो वाला ऑडिट और R2 का एक ब्लॉग बन जाए। अब अगर ये 3 बजे होता है तो एक फायदा ये है कि R2 ऑडिट और एमएफए ये तरतीब में आ जाते हैं। तो ये कह जाए तो ये दूसरी वाली ऑप्शन कितने लोगों को अच्छी लग रही है 3 बजे वाली? ठीक है, अवाम की मेजोरिटी तकरीबन आप लोगों की तरफ से मैं ऑलरेडी इस चीज को एडवोकेट कर चुका हूं। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये ऑडिट का बैच बीच में से माइनस हुआ है तो अगर हम इसको रीअलाइन कर लें तो इससे, अब ये तो कह दिया लेकिन उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि उस रीअलाइनमेंट में जब मेरा टाइम पीछे आएगा तो मेरे अपना भी कुछ, मैं भी इससे पीछे कुछ बैचेस वगैरह वो कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फिर मुझे उसको भी देखना होगा। आप लोगों से मुझे मोटा मोटा आइडिया मिल गया। मंडे को एक दफा हम लोग हर मंडे एक दफा बैठ के पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं तो मैं आप लोगों का भी वोट
और अपने भी जज्बात और प्लस एक ओवरऑल प्लान जो है वो जवाद साहब के साथ उसको डिस्कस करके और ऑनवर्ड नेक्स्ट वीक से कोशिश करते हैं कि इसको इस तरह से कर लें। ज्यादा से ज्यादा इसमें कोई प्लस माइनस हुआ तो वो 3 नहीं तो 3.5 हो जाएगा, लेकिन 4 बहुत ज्यादा आगे जा रहा है अगर पीछे हो सके, क्योंकि पीछे पहले ऑडिट था 1 घंटे जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम थी, अब वो नहीं है तो हमारे पास जरा ज्यादा क्वेश्चन आ गया। और फिर सैटरडे के दिन में अब मुझे टेस्ट का क्वेश्चन निकलता नजर आ रहा है, जो कि पहले मुझे लग रहा था कि आप फाइनेंस करके बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे और फिर मेरे टेस्ट की बारी नहीं आ सकेगी। अगेन अब ये तो मैं बार्गेन पॉइंट्स में डालूंगा ना, पहले उनकी 2 दिन 1 घंटे क्लास थी और आखिरी दिन 2.5 घंटे। अब मैं फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उन्हें कहूंगा कि जी केबला अब जो है ना ये 1.5 घंटा इंटू 3 दिन पे रखें, ताकि जो है वो कोई जो गरीब थ्योरी वाले जो छोटे मासूम सब्जेक्ट हैं उनको भी कोई पनपने का मौका मिले, वो भी थोड़ा सा जो है ना वो जरा फले फूले, उनका भी बच्चे उसको भी जरा एतमाद की नजर से देखें कि वो भी कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट है जिसने आपको 35 से 40 नंबर देने हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले दिन ही एमएफए की जब हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैनेजरियल साइड को इज्जत नहीं देते, और इसने पास कराना होता है, इसने पास कराने में हेल्प करनी होती है। इसकी तो जुगाड़ बहुत आसान सी है कि 3 चैप्टर्स के अंदर मेनली कैद है। तो ठीक है चलें, हम एटलीस्ट पहले हम लोगों ने एक ओरिएंटेशन डिस्कस की, फिर हम लोगों ने एक रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल एमई कर लिया। ऑनलाइन में हमारे पास जो है ना वो जब हम वोटिंग कर रहे थे तो एक भाई ने पहले 3:30 का, लेकिन फिर उन्हें एकदम से एहसास हुआ, उन्होंने फिर 3 बजे वाली कर दे। तो ऑनलाइन में हमें जो है ना, ऑनलाइन में बाकी हजरात जो है उनके क्या जज्बात हैं अगर आप वो लिखने की कोशिश करें। 14 एक्टिव इंसान इस टाइम पे हमें सुन रहे हैं। बस एक ही बच्चा था जज्बाती, या तो शायद चल पड़े। 3:30 सर जी यही टाइम सही है सर, हमारी तरफ से जो टाइम रख लें 3 बजे वाला टाइम। तो मेरे पास एक 3 बजे का वोट आ गया, वो जो 3:30 वाले भाई थे उन्होंने अपडेट कर दिया था 3, एक 3:30, एक इसी टाइम, एक ने हमारे ऊपर ऑप्शन छोड़ दी, फिर एक और 3, फिर एक 3, फिर एक 3 बेस्ट, उन्होंने कहा जरा थोड़ा सांस लेने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि 4 पे तो बस एक आती है, एक फिर क्लास में एक साहब और जो है वो ऑनलाइन में एक। ठीक है, 3 और 3:30 की डिबेट है। मेरी पर्सनल ख्वाहिश है 3 बजे से वो हम असर वाला जो वो है टाइम जोन हम उसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि जब हम ये टाइम रखें तो जवाब साहब 4:45 के आसपास जो ना उनके जहन में वो पुराना हो गया मैंने 5 बजे छोड़ना है, ये बड़ा मसला है। वो ब्रेकें उधर नहीं लगती ना, ये जो है ना उनके पास कोई भी टाइम हो वो कहते हैं बस अब ये बच्चे आ गए हैं, अब इनको मैंने जो है ना जब तक इनको वो बाय डिफॉल्ट उनका वो एक होता है ना फर्मा सेट हुआ हुआ होता है, जैसे कुछ मजदूर और मिस्त्री काम करते हैं उनका एक फर्मा सेट हुआ होता है कि इसी तरह की दीवार होगी, तो उनका हाथ सेट हुआ हुआ है 2 घंटे वाली क्लास पे। तो वो उसके बाद जो है ना उनको इस पे लेके आना काफी मुश्किल है, लेकिन चलें, ये अब मंडे को आपके हिस्से से मैं बार्गेन कर रहा हूँ। वाह, एक स्टूडेंट ने सोल्यूशन निकाला कि सर मंडे से वेनेसडे सर जवाब बाकी वाला पढ़ा ले, ये फिर वही 6 दिन पे चली जाएगी, हमने शुरू में चस्का गलत लगा दिया है, वरना ये पहले ऐसे ही होता था 3 दिन मैनेजरियल और 3 दिन फाइनेंस। तो मैंने फिर जवाब साहब से कहा था कि शायद इस पर रिवर्स होना इतना अब आसान नहीं है, लोगों ने ना टाइम टेबल देख देख के एक्साइटेड होकर एडमिशन लिया कि 3 दिन में एमएफए हो जाएगा, तो शायद ये साइकोलॉजिकली इतना आसान नहीं है। देखते हैं, अभी तो फिलहाल एलडीए में क्लासें कराने देते बड़ी बात है। वो कहते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं इतने प्यारे गार्डन टाउन जहां सिर्फ और सिर्फ रिहायशी लोग रहते हैं, जहां फैमिलियां रहती हैं। आपको पता है आप सब गार्डन टाउन की हॉस्टलों में होते हैं, कितना रिहायशी इलाका है, कितना घरेलू सा इलाका है यहाँ पे जो है ना वो इतने सारे लोग, भाई हर घर में या हॉस्टल बना हुआ है, या कोई फर्म बनी हुई है, या कोई कॉल सेंटर बना हुआ है, या कोई कॉलेज बना हुआ है, या वो सोच रहे हैं कि हम इसको किसको किराए पे दें। तो अचानक से एलडीओ को लगा कि ये शायद हम मतलब एक घरेलू इलाके को जहाँ पे लोग जो है ना वो अपनी घरेलू जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम यहाँ पे किस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं।
चलो यहाँ तो समझ आता है, फ्रंट वाली कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल लेन है, जहां होना ही कमर्शियल काम है, उसके कमर्शियली सारी चीजें हैं, उधर भी नोटिस दे गए। वो कहते हैं ये यहाँ पे बाइक्स क्यों खड़ी हैं? तो भाई जब कमर्शियल, आपने कहा कि कमर्शियल बिल्डिंग में कमर्शियल काम होगा, तो उनने कहा ये बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर क्यों नहीं खड़ी? तो फिर हमने उन्हें कहा कि किबला अंदर खड़ी होने पे भी पिछले दिनों एक डिपार्टमेंट वाले हमें टैक्स डाल के चले गए कि रूल्स के मुताबिक ये जगह तो पैसेज होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये वाली जगह एक गुजरने का पैसेज होना चाहिए, यहाँ बाइक्स नहीं होनी चाहिए। बाहर खड़ी करते हैं तो एक और डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, और कभी कभी अचानक से मूड में आते हैं तो कहते हैं अभी इस वक्त लाहौर की इन्वायरमेंट खराब चल रही है तो क्लासें होनी ही नहीं चाहिए। तो पता नहीं, हम एजुकेशन वाले जो है ना वो सबसे ज्यादा, ये बिजनेस के वो चैलेंज हैं जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स। जी, चाय पानी पे नहीं मान रहे, असल में ना चाय पानी हमारे दायरे में ना सबसे आखिरी, बिल्कुल जब हलक पे बात आ जाए ना, मरने वाले हो, तो हम कहते हैं चलो ठीक है फिर इतना कर लें कि गुजारा हो जाए। पहले हम बाकी सारी कोशिशें करते रहते हैं, कानूनी जंगें लड़ते रहते हैं, स्टे लेते हैं, कानून पे बहस करते हैं, लेकिन जब बहुत मुश्किल में आते हैं तो अल्लाह करे हम अभी भी इस दफा भी मुश्किल में ना आए। तो फिलहाल जो है वो जैसे उनका रूल है कि अगर हम स्टिकर लगा के जाएं तो आप स्टिकर उतार नहीं सकते कानूनी तौर पे, लेकिन स्टिकर के ऊपर अगर एक कागज लगाएं तो कानून में उसकी ममानियत नहीं है। ठीक है, तो हमने उनका स्टिकर उतारा नहीं है, हमने गैर कानूनी हरकत नहीं की है। तो फिर हम इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, हम कानून को साथ जो है ना साथ थोड़ा सा कानून को इंटरप्रेट करके उनके वो जुमलों में से मतलब निकाल के और कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों ने मैनेजेरियल के सिलेबस को समझ लिया। अब आते हैं सबसे पहले और बड़े अहम चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7। इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, इसको हम कंपटीशन भी कहते हैं, कंपेटिटिव फोर्सेस भी कहते हैं, मुख्तलिफ तरह के इसके नाम मशहूर हैं। तो अब बड़ी मुश्किल से लैपटॉप चला, बाकी चीजें चली तो लाइट चली गई। मैनेजेरियल के साथ ना कोई इसको वो है, पलूता है, कहते हैं ये चल ही ना पाए। हाँ, इसका जो है ना, मैं माइक्रोसॉफ्ट का पेड सब्सक्राइबर हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो साल के 22,000 रुपए लेते हैं। और ये भाई साहब जब मैं यहाँ साइन इन कर रहा हूँ तो कह रहे नहीं आपकी तो प्रोडक्ट एक्टिवेट ही नहीं है, तो 2 नंबर प्रोडक्ट है। तो अभी वो भाई कोशिश यही कर रहे थे कि ये जो पेड सब्सक्रिप्शन है इसे साइड पर करके और इधर कोई टोटका लगा के इसको फिलहाल चला दे। तो बहरहाल वो चल गया है, लेकिन उसमें एडिट करने की उसने ऑप्शन नहीं दी, तो चलो कोई बात नहीं, हम ज़बानी बातें कर रहे हैं, बस अगर लाइट आ जाए। लेकिन सुना ये है कि अचानक से हमारा जनरेटर भी पटाखा मार गया था। अब पता नहीं इस वक्त करंट स्टेटस क्या है, कल उसने पटाखा मारा था और पूरा दिन चलता रहा होगा, पूरे दिन लाइट नहीं गई होगी। R2 में गई है, फिर क्या हुआ था, जनरेटर चला था, चल पड़ा, इसका मतलब है जनरेटर ठीक होके आ गया है। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर वो बैकअप जनरेटर चल रहा होगा, वो है मेरे ख्याल में 8.5 kVA का, तो वो इसलिए ताकि तालीम कम से कम हो जाए, बाकी बातें तो बाद में। एक दफा ये वाला मामला हो गया ना MFA जुड़ने वाला, तो फिर मैं अगली चीज पुटअप करूंगा कि किसी तरह से ये कमरा हमें दिन के मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी के तौर पे बन जाए, ये वाला कमरा दोपहर बाद। ये MFA जो है ना, चूंकि MFA तक तो बच्चों को समझ आ गया होता है कि ऑनलाइन पढ़ना होता है, तो फिजिकल एनरोलमेंट से डबल ऑनलाइन एनरोलमेंट है, और ऑनलाइन वालों को समझ आ गया कि लाइव नहीं पढ़ना होता, रिकॉर्डेड पढ़ना होता है। तो इस तादाद के स्टूडेंट्स को तो हम ये साथ वाले कमरे में भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम दोपहर बाद इस वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं तो ये दोपहर से लेके मगरिब तक लाइब्रेरी बन जाए। फिर हम एक लेट नाइट शिफ्ट चालू करेंगे रात 10 बजे। तो उन्होंने कहा जी यहाँ सारे एसी चलाने पड़ेंगे, तो आपको लगता है कि बाकी जगह हमारी को बचत हो जाती होगी एसीओ से? इस कमरे में 3 एसी लगे हुए हैं, ऊपर 2 एसी लगे हुए हैं, ये 5 तो चलते हैं, उसके बाद बच्चे गंदे गंदे मुंह बना के कहते हैं जी जगह नहीं है, किसी और कमरे में बैठ जाते हैं, वहां पे भी एसी चलता है। और फिर उसके बाद दूसरे कैंपस में 4 और एसी एक कमरे में चल रहे होते हैं, तो लाइब्रेरी पे 16 एसी तो लग जाते हैं। हाँ नहीं, बात ये है कि एसी बंद करने की तो हम जरूरत ही नहीं कर सकते भाई, अवाम तो जालिम है।
चलें इधर वापस आते हैं, कंपेटिटिव फोर्सेस। ये भाई तो किसी और चीज पे चलते होंगे, ये रिमोट से है शायद, ठीक है। अब सवाल ये, इस वक्त वैसे जो हालात चल रहे हैं, असूलन हमें पेस्टल फैक्टर से शुरू करना चाहिए, लेकिन वो 5-6 चैप्टर हैं तो उसको रहने देते हैं। जब भी एक बिजनेस ने अपने बाहर की दुनिया में देखना है तो उसने देखना है कि मेरे इर्द गिर्द पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं, यानी कि पेस्टल। और बहुत ही जरूरी है कुछ और चीज को समझना, जो कि अगर नहीं देखेंगे तो आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, वो है कंपेटिटिव फोर्सेस। तो आपने अपने इर्द गिर्द पेस्टल को तो देखना है, पेस्टल क्या चीज थी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो उस वक्त नहीं आए थे तो उनको इस वक्त जरा अजीब सा लग रहा होगा। तो पेस्टल के अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए देखने, वो ये है कि आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है। हमें बिजनेस करना है, हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो हमें समझना होगा हमारे कंपेटिटर्स कितने हैं, हमारे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट क्या है, हमारे कंपेटिटर्स की प्राइस क्या है, वो कितने रुपए में क्या चीज दे रहे हैं, हम कितने रुपए में क्या चीज दे रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज है। तो एक तो ये है कि हम अपने आप को सोचें अपने हिसाब से, और एक ये है कि हम देखें कि हमारा कंपटीशन में क्या है। कंपटीशन को देखने के लिए हमें समझना होगा हम कर क्या रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम एक एजुकेशनल कॉलेज है? नहीं। हम एक प्रोफेशनल एजुकेशन कॉलेज है? नहीं। हम एक प्रोफेशनल एजुकेशन ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। हम कॉलेज की तरह नहीं सोच सकते, कॉलेज तो जालिम होता है, वो तो आपके पैसे ना आए आपका दाखला रोक लेता है, आप एब्सेंट हो आपको जुर्माने डाल देता है। तो हम हैं तो एजुकेशन वाली दुनिया में, लेकिन एजुकेशन में भी सबसे कमजोर दुनिया में है ट्यूशन सेंटर वाली। हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, हम आपके दाखले नहीं रोक सकते। हम आपका सिर्फ एहतराम ही कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि शायद आप लोग अपने पैसे टाइम से जमा करा दे तो बहुत अच्छी बात है, और ऊपर से अगर आपको रिमाइंडर दे दिया तो आप उस पर भी माइंड कर जाते हैं। ठीक है, हम क्लास में बैठने से रोक सकते हैं, ऊपर से अगर उसमें भी किसी ने कुछ कह दिया तो फौरन से जनाब बच्चे उस पर भी शोर मचा देते हैं कि ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मुझे एक बिजनेस को रन करना है तो पहले मुझे समझना है वो बिजनेस क्या है, वो कौन सी तरह की मार्केट में आता है, वो कौन सी तरह के सेक्टर में आता है, वो कौन सी तरह की इंडस्ट्री में आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अपनी दुनिया है, तो जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो अलग दुनिया है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं वो अलग दुनिया है, तो फर्नीचर वालों की अलग दुनिया है, तो स्टॉक एक्सचेंज की अलग दुनिया है, तो यूनिवर्सिटियों की अलग दुनिया है। तो सबसे पहले कंपेटिटिव फोर्सेस में जब आप आएंगे तो आप पहले समझेंगे कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपकी मार्केट क्या है, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। तो इससे पहले कि हम स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दें कि प्राइस ये रख दो वो रख दो, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर या कंज्यूमर है जो आटा खरीदता है, आटा खरीदता है तो वो गरीब आदमी है और उसने डेली के अपने खाने के लिए आटा खरीदना है। तो अगर आपका आटा बहुत प्रीमियम भी हो जाए तो आप उसको दुगनी प्राइस पे नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप एक बड़ी एग्जेक्टिव सी यूनिवर्सिटी और आपके पास बहुत मॉड स्कॉट किस्म के बच्चे आए हैं और वो बहुत अमीरों के बच्चे हैं, और आपने अगर अपना एक कोर्स थोड़ा सा शशके मशके वाला बना दिया है, तो शायद आप उसकी डबल प्राइस कर देंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और लोग फौरन से वो पैसे दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस को क्या क्या समझना होगा, अपनी मार्केट को, अपने कस्टमर्स को, अपने बाकी सारी ये चीजों को। अब वही वाली बात है कि अक्सर लोग इस पे हैरान होते हैं कि सीए में क्यों नहीं फीसें उस तरह से बढ़ी जैसे हर फील्ड में बढ़ी हैं। अगर मैंने 2005 में 13-14 हजार रुपए में फिजिकल क्लास पढ़ी हुई है, 20 साल पहले, अपनी पसंद के टीचर से नहीं, कॉलेज के प्रोवाइडेड टीचर से, अपनी पसंद के टाइम पे नहीं, कॉलेज के दिए गए टाइम पे, एसी वाले कमरे में नहीं, पंखे वाले कमरे में, इंस्टॉलमेंट्स नहीं, पहले दिन डाउन पेमेंट देने पे। तो अगर सन 2005 में सीए इतना भयानक था, जो कि अभी सुन के भयानक लग रहा है, तो 20 साल के बाद भी मिलती जुलती प्राइसेस पे इतनी ज्यादा क्वालिटी भी बढ़ चुकी है, क्यों? नंबर वन कंपटीशन, और नंबर टू कंज्यूमर। कंपटीशन तो सीसीए में भी है, कंपटीशन तो यूनिवर्सिटियों में भी होता है, कंपटीशन तो सैमसंग और एप्पल में भी होता है। तो ये लोग प्राइस कैसे बढ़ा देते हैं फिर?
क्योंकि इनका फिर कंज्यूमर भी उस चीज के ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होता है। हमारे जितना मर्जी कंपटीशन भी हो और जितना मर्जी वैल्यू एडिशन भी हो जाए, हमें ये पता है कि सीए में आने वाले जो लोग हैं उनकी एक बाइंग कैपेसिटी है खास लेवल की। जिस वक्त हॉस्टल वाले 12,000 रुपए लेते थे उस वक्त भी हमारी इतनी फीस थी, बल्कि शायद उस वक्त हमारी फीस 30,000 होती थी। जिस वक्त लोग 20,000 रुपए ले रहे हैं, हमारी फीस 22,000 पे जा चुकी है, पीछे रिवर्स। यानी कि एक सब्जेक्ट 6 महीने पढ़ने के जितने पैसे हैं, किसी हॉस्टल में एक महीने बगैर एसी वाले कमरे में रहने के उतने पैसे हैं, खाने समेत। और खाना भी कौन सा को बहुत प्रीमियम होता है। तो वो कर सकते हैं कि उनके पास ऑडियंस और तरह का आ रहा है। क्यों? आप सेम नहीं है? आप वही इंसान नहीं है जो हॉस्टल में जाके 20,000 रुपए दे देते हैं? तो यहां आके क्यों नहीं देते? यहाँ जोर चलता है, यहाँ सामने कुछ शरीफ लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, वो सुन लेते हैं, वो मान जाते हैं, ठीक है। वहां जोर नहीं चलता, वो उठा के सामान समेत आपको बाहर फेंक देते हैं। आपके आने पे पहले कहते हैं 2 महीने का तो पहले एडवांस जमा कराओ, ताकि तुमने एक खिड़की को भी थोड़ा सा तोड़ा तो तुम्हारे पैसों में से 15,000 रुपए काट ले। सेक्टर फर्क है, एजुकेशन एक डिसेंट सेक्टर है। तो उसी तरह के बंदे उसी तरह की बाइंग पावर रखने के साथ दो अलग अलग तरह के एटीट्यूड नजर आएंगे। हॉस्टल वाले का उसी कंज्यूमर के साथ बहुत ही बदतमीज एटीट्यूड नजर आएगा, और कॉलेज वाले का उसी कंज्यूमर के साथ बड़े इज्जत वाला एटीट्यूड नजर आएगा। फ्रंट ऑफिसर सर कह के पुकार रहा होगा या बड़े एहतराम से बात कर रहा होगा, टीचर जो है वो आप कह के पुकार रहे होंगे अपने से आधी एज के बच्चों को। तो ये इसका मतलब है कि ये फर्क पड़ता है। तो अब बिजनेस को जब हमने समझना है तो सबसे पहले हमने समझना है कि बेसिकली हम कौन सी मार्केट में बैठे हैं। मार्केट के बारे में अगर किताब से पूछें तो वो कहते हैं मार्केट इज अ प्लेस जहां बाइंग और सेलिंग होती है। तो फिर बरकत मार्केट भी एक मार्केट है, तो फिर गार्डन टाउन के हॉस्टलों की भी एक मार्केट है। इतने सारे सप्लायर हैं, एक खास तरह की प्रोडक्ट दे रहे हैं, इतने सारे बायर हैं, वो चीज खरीद रहे हैं। अगर हॉस्टल बहुत ज्यादा हो जाए तो शायद रेट कम हो जाए, हॉस्टल जब कम होंगे रेट बढ़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब है हॉस्टल्स की मार्केट भी एक मार्केट है, तो सीए के कॉलेजेस की भी एक मार्केट है, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेने वालों की भी एक मार्केट है। तो सबसे पहले किताब हमें बता रही है कि कस्टमर और मार्केट्स क्या होते हैं। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट को आप डिफाइन प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, और एरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कपड़ों की मार्केट, आप कह सकते हैं जूतों की मार्केट, कंप्यूटर्स की मार्केट, टीवी की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट, पंखों की मार्केट, कालीनों की मार्केट। तो मार्केट को प्रोडक्ट के नाम से भी पुकारा जा सकता है, मार्केट को ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी पुकारा जा सकता है। बरकत मार्केट, गार्डन टाउन की मार्केट, लाहौर की मार्केट, शाह आलमी मार्केट, अकबरी मंडी, अकबरी मार्केट, मिडिल ईस्ट की मार्केट्स, जनूबी एशिया की मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, डिफेंस की मार्केट। तो मार्केट को पुकारने का या मार्केट को पहचानने का एक तरीका ये है कि आप उसको ज्योग्राफिकल तरीके से पुकारें, और एक तरीका है आप उसको प्रोडक्ट के हिसाब से पुकारें। एक तीसरा तरीका भी, आप टाइप ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से उसे पुकारें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अस पीआरसी के बच्चों की मार्केट, कैफ के बच्चे, सीफेफ वाले स्टूडेंट्स, तीनों तरह की मार्केट का मिजाज अलग, सोचने का तरीका अलग, बहस करने का तरीका अलग, जो बाइंग कैपेसिटी है वो अलग, चीजें और तरह से। तो ये एक अजीब सी क्वालिफिकेशन है जिसमें सबसे पहला लेवल सबसे महंगा होता है। फिर जैसे जैसे आप आगे आते हैं, आपको अवेयरनेस मिलती है, आपको कंपटीशन मिलता है, कुछ और ऑप्शन मिलती हैं, और आपको समझ आता है कि नहीं इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, तो कैफ के पैसे कम हो जाते हैं, और सीफेप के सबसे ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि कैफ और पीआरसी में आपके घर वाले पैसे दे रहे हैं, सीफेप में वो गरीब स्टूडेंट जेब से पैसे दे रहा है। आज की डेट में इसी कॉलेज में सीफेप 5,000 रुपए का पेपर पढ़ा रहे हैं।
क्योंकि इससे ऊपर उसकी अफोर्डिंग नहीं है। और जब फीस ज्यादा होती है तो वो फिर कहता है कि मैं अब अपने स्टाइपेंड से अपना गुजारा करूं या पढ़ूं। तो जब कॉलेज उससे थोड़ी ज्यादा फीस लेता है तो वो फीस नहीं दे पाता, फिर वो जाता है चोरीशुदा लेक्चर्स की तरफ, बेईमानी की तरफ, गड़बड़ की तरफ। तो एक ही कॉलेज में तीन अलग अलग तरह के कस्टमर के हिसाब से तीन अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज है। पीआरसी वालों से और तरह से डील करेंगे, कैफ वालों से और तरह से डील करेंगे, सीफैप वालों से और तरह से डील करेंगे। तो फिर फिजिकल वाले और ऑनलाइन वाले, ये भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिजली वालों के लिए होता है, लेस्को वालों के लिए कमर्शियल सार्फिन है, ये घरेलू सार्फिन है। ये सनती सार्फिन है, ये आम कंज्यूमर्स हैं। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ये छोटी छोटी सोसाइटीज हैं। तो वो लोग अपने कंज्यूमर्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं अपनी मार्केट्स को। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि मार्केट किसे कहते हैं और मार्केट को कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ताकि हम अपने बिजनेस को आगे चलाने से पहले समझें तो सही हमारी मार्केट क्या है। तो जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग होगी वो हमारी मार्केट के हिसाब से होगी। तो जैसे ही डॉलर 10 रुपए बढ़ेगा और पेट्रोल 10 रुपए बढ़ेगा तो बसों वाले फौरन से किराया बढ़ा देंगे, बैंक वाले चार्जेस बढ़ा देंगे, दुकानों वाले कीमतें बढ़ा देंगे। लेकिन हमारी मार्केट इस तरह की है कि हम अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकेंगे, अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कुछ उसमें मार्केट का भी मसला और कुछ हमारे वो जो एथिकल चैलेंजेस हैं वो भी हैं कि हमने एक खास लेवल तक स्टूडेंट्स को जहां तक हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। इसका फायदा भी लोग उठाते हैं। वो कहते हैं तो बेवकूफ हैं, आराम से बेवकूफ बन जाते हैं, इनको एप्लीकेशन लिख दो और कह दो मैं गरीब का बच्चा हूं, तो ये जो है ना इमोशनल हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, 20-25% लोग धोखा दे के फायदा उठा लेते होंगे, लेकिन उसकी वजह से हम उन 75% जो डिजर्विंग उन स्टूडेंट्स को तो नहीं छोड़ सकते। तो पहले समझना होगा कि क्या मार्केट और क्या कस्टमर है। यहां तक बात समझ आई। अब कस्टमर और मार्केट को समझने के लिए आपको बहुत ऊपर से आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंडस्ट्रीज। पूरे मुल्क में कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, फिर हर इंडस्ट्रीज में कुछ सेक्टर्स होते हैं, फिर हर सेक्टर्स में कुछ मार्केट्स होती हैं और हर मार्केट में कुछ प्लेयर्स होते हैं। तो एसबीआई तो बहुत नीचे है, बहुत ऊपर से आना पड़ेगा हमें। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज, कोई सी 10 इंडस्ट्रीज मुझे बताते हैं। अगर मैं एक एक करके चलूं, यहां से चलता हूं, थोड़ा सा आगे चलता हूं। हाँ जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑनलाइन वाले हजरात भी अगर साथ साथ सपोर्ट करें। निशात कंपनी है, इंडस्ट्री नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, कंपनी छोटा यूनिट है। अभी आप पहले पूरे पाकिस्तान का बिजनेस देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जी, शुगर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ये जो गाड़ियों वाली इंडस्ट्री है। जी जी, एक मिनट, बारी आएगी, देखते हैं जी। जी, फर्नीचर को हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है। स्टील इंडस्ट्री, बेवरेजेस की इंडस्ट्री। वैसे बेवरेजेस में जरा जाके देखें तो यूं समझे कि कंज्यूमेबल्स की, वो स्नैक्स की इंडस्ट्री, जिसके अंदर एक सेक्टर है बेवरेजेस जी। शुगर इंडस्ट्री हो गई है जी। पेट्रोलियम की मसनूआत की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, क्लॉथ्स टेक्सटाइल हो गया, बैंकिंग। कोई जनरली और बताना चाहे बैंकिंग। मेरे पास ऑनलाइन में भी कुछ रिस्पॉन्स आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, जो सीमेंट है ना वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसके अंदर। ठीक है, अब इतनी सारी तरह की इंडस्ट्रीज हैं, तो पहले समझना होगा कि हमारी इंडस्ट्री है कौन सी वाली। कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो बड़े अरसे से चली आ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बड़े अरसे से चली आ रही है। लेकिन जैसे ये आईटी की इंडस्ट्री है, ये कुछ अरसे पहले जरा ज्यादा तेज हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जितने भी बिजनेसेस हैं, ये भी अभी जरा, इसी तरह से स्पेस से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, बिटकॉइन और ये जो आपकी वर्चुअल करेंसी और ये जो आपके ब्लॉकचेन और ये जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये अभी नई इंडस्ट्रीज है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता भी आ रहे हैं। और कुछ बड़ी पुरानी मैच्योर इंडस्ट्रीज है। फर्नीचर बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल बचपन से देखते आ रहे हैं जी। वेपन्स, तो
कुछ इंडस्ट्रीज बड़े अरसे से चल रही होंगी, कुछ नई इंडस्ट्रीज आ रही होंगी जी। एजुकेशन भी इंडस्ट्री है, यस। असल में आपके सामने तो एक बड़ा गरीब सा वर्जन है ना, एजुकेशन में तो लोग करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। एक एक स्कूल कॉलेज के जनाब 200 ब्रांचेस बनाते हैं और जनाब पर मंथ पैसे ले रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन अब इंडस्ट्रीज को पहचानना है, कुछ बड़े अरसे से चल रही हैं, कुछ नई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं और कुछ डिक्लाइनिंग खत्म होती हुई इंडस्ट्रीज हैं। डिक्लाइनिंग खत्म होती हुई कोई ऐसी इंडस्ट्री आपको लग रहा है जो फौत हो रही है या हो गई है? कोई ऐसी इंडस्ट्री या कुछ इस तरह के बिजनेसेस? नोकिया तो एक कंपनी का नाम है ना, आप यूं कह सकते हैं बटनों वाले मोबाइल्स। पोस्टमैन, ये जो फिजिकल कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री है वो तकरीबन डिक्लाइन में, तकरीबन किसी भी टाइम पर खत्म हो जाएगी जी। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर और वो जो ये कागजी तरीका था इंफॉर्मेशन फैलाने का, ये इंडस्ट्री तकरीबन मर गई है जी। रेडियो और कौन कौन सी इंडस्ट्री आपको खत्म होती नजर आ रही है? आपने देखा नहीं वो कैसेटें, पहले फिल्में कैसेटों में आती थी, वो वीसीआर में डलती थी, फिर उससे अगला जमाना आया सीडीज, डीवीडीज, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। जो कैरिज की बहुत ज्यादा खास तरह की जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ कन्वेंस था, ऊंट, घोड़े, स्टीम इंजन वगैरह का कॉन्सेप्ट होता था। जो हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड बर्तन वगैरह हैं, वो अब प्लास्टिक के अंदर बड़ा खूबसूरत मोल्ड डिजाइन मिल जाता है, बिल्कुल हाथ से बने हुए बर्तन जैसा लगता है। और मैनुअल अकाउंटेंट्स, मैनुअल जो अकाउंटिंग सर्विसेज हैं वो जी। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, वो तो बढ़ रही हैं, वो तो इस वक्त इमर्जिंग है। आपको पता है दुनिया में पहले बिजली से चला करती थी गाड़ियां वगैरह, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये पेट्रोल पे शिफ्ट हुआ और अब दुनिया को अचानक से नया चूरन बेच रहे हैं कि अब हम नए तरीके पे आ रहे हैं, हम बिजली से चलेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्योंकि जब आप पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी से धुआं निकलेगा, और जब बिजली से चलाएंगे तो गाड़ी से धुआं नहीं निकलेगा। और बिजली बनेगी कैसे? ऑयल जला के, और जब ऑयल जलेगा तो धुआं निकलेगा। लेकिन क्योंकि आपकी गाड़ी से धुआं नहीं निकल रहा तो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो मैच्योर इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने पीक पे पहुंची हुई हैं और बड़ा जबरदस्त कमाल काम कर चल रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स जी, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मैं आपको बताऊं, उस इंडस्ट्री के भी एक सेक्टर को काफी मुश्किलात हैं, वो जो उनका सिनेमा वाला सेक्टर है। पहले दुनिया निकलती थी सिनेमा में जाके मूवीज देखती थी, अब ऑनलाइन देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, मोबाइलों पे देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो फिजिकल सिनेमा है वो भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो सिर्फ अच्छी चीजें खत्म नहीं हुई, बुरी चीजें भी खत्म हो रही हैं। थिएटर खत्म हो गए, स्टेज ड्रामास वगैरह आया करते थे वो खत्म हो गए, गेमिंग, गेमिंग खत्म हो गई है। किताबें, मैं लाइब्रेरी पे जाके 1 रुपए किराए पे किताब मिलती थी एक दिन के लिए, तो मैं किताब लेता था, नॉवल लेता था, उसे पढ़ के अगले दिन मतलब वापस कर देता था, तो वो 1 रुपए में एक नॉवल पढ़ा जाता था, जिसकी जो शायद रिटेल कीमत होती थी वो शायद 80 रुपए होती थी। तो वो अब खत्म हो गया, अब तो लाइब्रेरी नजर ही नहीं आती। अब ऑनलाइन बुक्स आ गई हैं। आईकेप तक ने फिजिकल किताबें कुछ अर्से पहले रोल बैक करके और ऑनलाइन पे चले गए। एसबीआई तक ने फिजिकल किताबें रोल बैक करके ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया। एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली दुनिया कागज बचा रही है, दरख्तों को बचा रही है, और हम जो है ना वो खाम खा किताबें छाप छाप के बच्चों को दे जा रहे थे। फिर भी कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि उनको किताब वगैरह मिले, तो जितना हम किताबें छाप के देते थे अब हमने उसकी एक लिमिटेड तादाद जो है वो थोड़ा सा सस्ते में बनवा के कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जरा एक फेयर प्राइस पे अवेलेबल हो जाए, और हम जितना कम से कम एनवायरनमेंट को डैमेज कर सके उतना कम डैमेज किया जाए। देखा कितनी प्यारी रीजन है। नई स्कीम में सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है।
और एसबीआई ने सबसे पहला स्टेप सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये लिया है कि हम जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे थे खामखा बल्क में किताबें प्रोवाइड कर करके हमने अब आपको ऑनलाइन में वो कर दिया है। तो जो ऑनलाइन देख सके किताब, खुश रहे, उसको जरूरत नहीं है। जिसको फिर भी फिजिकल कॉपी की जरूरत है तो उसको एक सब्सिडाइज कॉपी अवेलेबल हो जाए। और जो कहे कि नहीं जी ये तो आपका बड़ा हल्का कागज है, मुझे तो बड़ा प्रीमियम कागज चाहिए था, तो ठीक है भाई। पहले क्या होता था, हम बच्चों को किताब देते थे, वो कहते थे लो ये आपने क्या गंदी सी चीज दे दी, हल्का कागज है। फ्री मिली होती थी तो उसकी तो कदर ही नहीं होती थी। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो किताब है इसकी तो क्वालिटी का मसला है, फलाना मसला। अब जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है और जिनको एक चिकनी सी किताब चाहिए, सॉफ्ट कॉपी हमारी आपके पास मौजूद है, आप उसको यूएसबी में डाल के लेके गए, एक किसी भी ये फेमस फोटोकॉपियर्स वगैरह पे गए, उनको कहा कि जी यूएसबी है, इसमें पीडीएफ है, मुझे इसके प्रिंट निकाल दें, तो वो 10 रुपए, 12 रुपए या 15 रुपए पर पेज आपसे प्रिंट का कॉस्ट लेंगे। और उसके बाद जो है वो फिर बाइंडिंग शाइंडिंग वगैरह की कॉस्ट वो करके तो आराम से ये किताबें 2,500-3,000 में आपको बेहतरीन सी साफ सुथरी मिल जाएगी। तो जो अमीर है जिसको साफ किताब चाहिए, उसके चक्कर में सारे बच्चों की कॉस्ट तो नहीं बढ़ा सकते और इतने दरख्तों को तो नहीं हलाक कर सकते। एक कागज जितनी ग्रामेज का होता है उससे तकरीबन 40% कम ग्रामेज वाला कागज यूज किया हमने, ताकि हमारी इन्वायरमेंट थोड़ी सी कम डैमेज हो। अब हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो कागज, प्रिंटिंग की इंडस्ट्री, किताबों की इंडस्ट्री, और जेन्युइनली मैं आपको बताऊं किताबें देने के बावजूद भी जितने बच्चे पढ़ रहे होते थे उससे आधी किताबें इस्तेमाल हो रही होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको सॉफ्ट में वो कर रहे होते थे, कोई स्लाइड से देख लेते थे, कुछ अपने पास नोट कर लेते थे, और कुछ वो जो ग्रुप में शेयर हुआ हुआ होता था उसी डाटा को यूज करके अपना काम चला लेते थे। आप लोग भी निकले इन रजिस्टर से। एक टैब हो आपके पास, कॉलेज आए ऐसे करके, कंधे पे एक बैग है और बैग में पतला सा टैब है, पतला सा बैग, और जनाब लेक्चर शुरू हुआ, आपने ऐसे टैब निकाला, टैब की 8-10 घंटे बैटरी लाइफ होती है आराम से। टीचर जो लिखवा रहा है आपने जनाब वन नोट पे एक नई फाइल बनाई, ठीक है जी ये कंपनी लो सब्जेक्ट फलाना डे का लेक्चर, जो वो बता रहा है आप साथ साथ नोट करते गए। टीचर ने कहा भाई किताब पे देखो, वहीं आपने क्लिक किया, साथ वाले टैब में किताब ओपन कर ली, किताब इधर है, आप इधर लिख रहे हैं साथ साथ। अगला लेक्चर शुरू हुआ, नया रजिस्टर नहीं निकालना बैग से, यही किताब पे नया वो ओपन किया, नई फाइल ओपन की, अब उसमें चले गए। हर दिन का डे वाइज लेक्चर अरेंज हो रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है, एनवायरमेंट डैमेज नहीं हो रही, रजिस्टर्स की कॉस्ट बच गई, बॉल पॉइंट्स की कॉस्ट बच गई, आपके पास चीजें सेव होना शुरू हो गई। एक भाई ने का आई साइड खराब हो गई, वो जो कि 8 घंटे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उसमें आई साइड नहीं खराब हो रही, लेकिन मैंने पढ़ाई के लिए अगर कहीं टैब का जिक्र कर दिया जो कि एक बेहतर टेक्नोलॉजी पे होता है आंखों को बचाने वाली, तो उससे आंखें खराब हो गई। तो अब ये जमाना आ गया है कि एक टैब हो आपके पास और पता लगे कि 5 साल आपने जितनी पढ़ाई की है वो सारा का सारा उस टैब पे नोट्स बने हुए, हर चीज बनी हुई है, वो आपकी वन ड्राइव से सिंक हुई हुई है, हर चीज जनाब बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। भाई ने कहा वापस आ जाए, हम आपको वहां देखना चाहते हैं। तो आईकेप ने गो ग्रीन का पहला स्टेप लिया था, दूसरा स्टेप हम लोगों ने ले लिया है, तीसरा स्टेप अब आप लोगों ने लेना है। भाई कह रहे हैं बुक्स की तरह जगह टैब देते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों ने पीआरसी में ये इनिशिएटिव लिया था, अगर एक बच्चा हमारी वाकई ही पूरी फीस जमा करा दे तो हम उसे टैब दे देंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास बड़ा क्वेश्चन निकल आएगा। पहली गुर्बत ज़्यादा सी जो फीस ले रहे होते हैं, उसके बाद भी अपने जो है ना वो पेट काट काट के, वो क्या है वो जूते सी सी के और मेहनत कर करके किसी तरह से किताबें छाप के आपको देते थे, और आप लोगों के नखरे होते थे देखने वाले। और ऊपर से जनाब फिर कोई भी बच्चा है जी मुझे डिस्काउंट चाहिए, हम कहते हैं यार देखो आपको किताब भी दी है, नहीं किताब की तो जरूरत ही नहीं थी, वापस ले ले। वापस भी फटी हुई किताब करता था, उस पर निशान लगाए हुए होते थे। तो वो फिर हमने कहा जब एक चीज वैल्यू दे ही नहीं रही लोगों को, एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रही है, लोगों को उसकी कदर भी नहीं है, और हर बच्चा अपने तरीके से उसे यूज करना चाह रहा है, तो किताब हमें नहीं दे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। भाई दुनिया तो इलेक्ट्रॉनिक किताब भी नहीं दे रही, वो कह रहे हैं जाओ बुक शॉप पे जाके खरीदो 2000 का वॉल्यूम 1, 2000 का वॉल्यूम 2। तो हम तो जरा उसको जरा कम खर्च बाला नशीन वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किताब से पूछते हैं इंडस्ट्रीज कितनी तरह की हैं, ये आपको बताते हैं कि इंडस्ट्रीज में डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री कहते कैसे हैं, बेसिकली इंडस्ट्री उन सप्लायर्स को मिला के कहते हैं जो मिलते जुलते गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मिलते जुलते काम कर रहे हैं, उन सारों को जोड़ के हम कर देते हैं कि हाँ ये पूरी इंडस्ट्री है। तो कपड़े
कपड़ों पे प्रिंटिंग करने वाले, कपड़े बुनने वाले, कपड़ों की कटिंग करने वाले, तो कपास से धागा एक्सट्रैक्ट करने वाले, तो पर फाइनल कपड़े की आउटपुट दुनिया के सामने एक टी शर्ट की फॉर्म पे देने वाले, ये सारे मिलते जुलते तरह का काम कर रहे हैं। इन सबको जोड़ा और ऊपर एक नाम दे दिया कि क्या नाम है जी आपका, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो फिर कुछ लोग बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा रहे थे, कुछ लोग जो है वो एफएससी के लोगों को क्लास में पढ़ा रहे थे, कुछ शाम में ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ा रहे थे, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को पढ़ा रहे थे, पढ़ा सब रहे थे। उन सारों को जोड़ के कह दिया एजुकेशन इंडस्ट्री। इसी तरह से कुछ गाड़ियां बेच रहे थे, कुछ गाड़ियों के स्पेयर्स बेच रहे थे, कुछ और इस तरह से काम कर रहे थे, कुछ गाड़ियों में से कुछ चीजें किराए पे दे रहे थे, उन सारों को जोड़ के कह दिया जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जन एग्जांपल दिए हैं। याद कुछ भी नहीं करना, याद अगर कभी करना है तो वो 10 मॉडल्स के एलिमेंट्स। अब ये बात सबको समझ नहीं आएगी, पिछले 2 दिन हमने बड़ा शोर मचाया इस बात पे। एटलीस्ट अगर आपके पहले 1-2 लेक्चर रहते हैं तो वो यूट्यूब पे अपलोड भी हुए हैं, कम से कम उनको देख लें ताकि आपको पता लगे कि इस सब्जेक्ट का मिजाज क्या है। मैं इस अजम्पशन से आगे चला हूं कि आपको पिछली बातें पता है। एक इंडस्ट्री में एक से ज्यादा सेगमेंट्स हो सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो शायद एक सेगमेंट होगा जो कपास से रुई अलग कर रहे हैं, जिनिंग। एक वो है जो रुई से धागा निकाल रहे हैं, स्पिनिंग। एक वो है जो धागे से कपड़ा बुन रहे हैं, वीविंग। एक वो है जो उसके ऊपर प्रिंटिंग कर रहे हैं या उसके ऊपर अलग अलग रंग डाल रहे हैं, डाइंग। कुछ वो हैं जो उसको किसी खास फॉर्म में शक्ल दे रहे हैं, स्टिचिंग, कटिंग। और कुछ उसको, तो अब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने सारे सेक्टर्स आ गए, तो कपास से धागा अलग करने वाले बिजनेसेस की अलग नेचर होगी, बना बनाया कपड़ा पकड़ के उस पर डिजाइन प्रिंट करके उसको बेचने वालों की अलग नेचर होगी। तो इसी तरह से अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। डिपॉजिट्स लेते हैं बैंक और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ये भी एक सेक्टर है। तो लोगों को इंश्योरेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर लोगों को लोन्स भी देते हैं, तो इस्लामिक प्रोडक्ट्स वगैरह पे लीजिंग वगैरह का काम भी करते हैं, तो लोगों के पैसों से इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान करते हैं, रिटेल बैंकिंग भी करते हैं। तो विद इन एक इंडस्ट्री देयर मे बी डिफरेंट सेगमेंट्स। इंडस्ट्री सेगमेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट होता है एक बड़ी इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कई सेक्टर हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, समंदर वाली, आग वाली, एक्सीडेंट वाली, लाइफ प्लान्स वाली। तो एक ही इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में इतने इतने तरह के बिजनेसेस हैं। तो हो सकता है एक कंपनी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को डील करती हो, बाकियों को डील ना करती हो। एक सिर्फ फायर इंश्योरेंस को डील करती हो, बाकी चीजों को डील ना करती हो। तो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर सेक्टर्स बन जाएंगे, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले, ये बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले, ये स्कूल कॉलेज वालों को पढ़ाने वाले, ये प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाने वाले, ये रेगुलेटेड पढ़ाने वाले जिन्होंने खुद डिग्री देनी है, और ये वो जिन्होंने तैयार कराना है ताकि आप कहीं और से डिग्री लें, जैसे सीएसएस की तालीम देने वाले, उन्होंने डिग्री नहीं देनी, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले उन्होंने डिग्री देनी है। तो कॉलेज वाले डिग्री देनी नहीं है, लेकिन जिनसे डिग्री लेनी है वहां तक का कनेक्शन बनेंगे। तो एक इंडस्ट्री में कई सेक्टर्स हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट को क्या समझना होगा कि वो कौन सी इंडस्ट्री में है, नंबर 1, और नंबर 2 वो कौन से सेगमेंट में। इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज करते हुए इन्होंने इंडस्ट्रीज को कुछ नाम दिया। मैं पहले वाले को सबसे एंड पे पढ़ूंगा। सामने स्क्रीन पे निशान बने हुए आ रहे हैं, जो कि मिटाने की ऑप्शन भी नहीं दे रहा वो, क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं। तो शरीफ लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है, इसको भी चाय पानी खिलाना चाहिए। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जी, ये क्या है, दे हैव ओनली जस्ट स्टार्टेड टू डेवलप एंड लाइकली टू बिकम मच बिगर। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो तेजी से, अब आज के दौर की एग्जांपल एआई बड़ी जबरदस्त है। किताब ने हमें एग्जांपल दी है स्पेस ट्रेवल इंडस्ट्री, कुछ लोग शौक से स्पेस में ट्रेवल करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन अफ्रीका, अब हमारे लिए शायद ये एक मैच्योर इंडस्ट्री है, लेकिन अफ्रीका में बहुत इलाकों में जहां अभी खतों का निजाम भी सही से नहीं है, वहां टेलीकम्युनिकेशन आएगी तो उनके लिए तो बड़ी नई और ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री समझ आई।
हमने इसकी एग्जांपल देखी थी। मैच्योर इंडस्ट्रीज, जहां प्रोडक्ट हैव रीच द मैच्योर फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, एग्जांपल ऑटोमोबाइल है, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर है और इस तरह की जो कि बड़ी मशहूर, फेमस और चलती हुई इंडस्ट्रीज है। तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, जहां सेल्स आर फॉलिंग और आहिस्ता आहिस्ता कंपेटिटर्स मार्केट में से एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज, आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं शायद देखा हो, तार वाले फोन होते थे घरों में, इंटरनेट कनेक्ट होता था। अब लोग सिर्फ और सिर्फ तार वाला फोन इंटरनेट के चक्कर में लगवाते हैं, अदरवाइज वो फोन बचता तो है नहीं कभी। तो पुराने जमाने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी कि हर घर के लिए पीटीसीएल होना बड़ा जरूरी था, हर ऑफिस के लिए बड़ा जरूरी था, लोगों की कम्युनिकेशन उस पर होती थी। तो इसी तरह से जब आप इंटरनेट को यूज करते थे, उसका बेड़ा गर्क कर दिया 4G 3G ने। जब आपका मोबाइल ही आपका इंटरनेट रिसीव करने की मशीन है, यही मोबाइल भी सारा कुछ हो रहा है, तो वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बड़े जबरदस्त वतीन, एक बहुत बड़ा नाम था, ये तकरीबन अपने मामलात खत्म कर चुके हुए हैं। ये वारिद ग्रुप और ये इत्तेसालात ग्रुप की एक कंपनी होती थी और इसने बड़ा काम किया था। ये गरीब पिछले बड़े अरसे से ब्रेक इवन को टच नहीं कर पा रहे और अब अपने अफेयर समेट के निकलने के चक्कर में, क्योंकि जो इनकी मेन कोर प्रोडक्ट थी, ये इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट देते थे, इनकी डिवाइस आती थी और पूरे घर में सिग्नल फैल जाते थे। अब घर में हर बंदे के मोबाइल पे पैकेज हुए हुए, तो अक्सर लोगों को जरूरत ही नहीं, अनलेस कि उनकी अनलिमिटेड इंटरनेट की नीड हो। वो भी ये इतने जबरदस्त जबरदस्त पैकेज निकाल देते हैं कि जी पूरा दिन यूट्यूब यूज करो, पता नहीं शायद 2 रुपए में या 5 रुपए में, पूरा दिन सोशल मीडिया यूज करो। तो अब इस तरह के पैकेज जब आ गए तो वो वाली इंडस्ट्रीज खराब होना शुरू हो गई। ग्लोबल इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो ग्लोबल लेवल पे चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर की इंडस्ट्री जो है, इंटरनेशनली चल रही है और सारी दुनिया में एक जैसी है। फिर ये जो आपकी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी टीम का दुबई में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच हो तो भी लोग शौक से देख रहे हैं। एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, कहीं पे भी हो रही हो, किसी भी तरह से हो, सारे इंटरेस्टेड है। लैपटॉप्स पाकिस्तान में बनते ही नहीं, लेकिन हम सबके पास है या मेजोरिटी के पास है। मोबाइल नहीं बनते पाकिस्तान में, सबके पास है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो पूरी दुनिया पे छाई हुई है। तो फिर एक बड़ी यूनिक सी किस्म होती है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई होती इंडस्ट्री है, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री कह के इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, हर मोहल्ले में कॉर्नर पे एक पान वाला बैठा होगा, हर मोहल्ले में एक आध बाल काटने वाला होगा, हेयर ड्रेसर होगा, एक आध मोची बैठा हुआ होगा। तो अगर मैं पूरे लाहौर की बात करूं तो शायद लाहौर भर में 11,000 हेयर ड्रेसर्स मौजूद हों, लेकिन ये इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है कि इसको अब हम इंडस्ट्री की शक्ल नहीं दे सकते। तो इसी तरह से गोश्त की दुकान वाले, फलों की दुकान वाले, ग्रोसरी की दुकान वाले हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। बिजनेसेस आर स्मॉल एंड ईच सेल्स टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट। बिजनेस छोटे हैं और हर जो बिजनेस है वो एक मार्केट के थोड़े से पोर्शन के लोगों को सर्विसेज देता है। तो ऐसा नहीं है कि एक हेयर ड्रेसर इस बात पे परेशान हो कि मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। शायद उसका कंपेटिटर उसके अपने इलाके में आसपास की कोई दुकान वाला होगा, वो नहीं सोचेगा कि साथ वाले टाउन के अंदर जो हेयर ड्रेसर है वो किस किस्म की सर्विसेज दे रहा है। लेकिन किसी भी और इंडस्ट्री में लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई लाहौर में कौन कौन बिजनेस कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, मुझे उनको किस तरह से देखना है। कहानी समझ आई? बड़ा प्यारा पेपर है, टेंशन लेनी नहीं होती इसकी और बिजनेस समझ आ रहा होता है। तो पहले हम बिजनेस को सिर्फ सतही लेवल पे देखते थे, अब अगर हम बिजनेस को देखना है तो पहले समझना है कि वो इंडस्ट्री कौन सी है। हर इंडस्ट्री की अलग अप्रोच है, फिर उस इंडस्ट्री में सेक्टर कौन सा है। फिर आपको पता है इंडस्ट्रीज कन्वर्ज कर गई आपस में। कन्वर्ज कैसे कर गई? एक इंडस्ट्री थी जो कि कैमरा शैमरा और ये सारा वो था, एक थी ये जो मोबाइल शोबाइल जिसपे लोग फोन कॉल वगैरह करते थे। तो सबसे पहली डिस्टॉर्शन ये हुई कि फोन्स के अंदर कैमराज आना शुरू हो गए। तो क्या हुआ, ये दो इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज कर गई। और कोई ऐसी दो इंडस्ट्रीज बता सकते हैं जो मर्ज हो गई हो? केमिकल और मेडिसिन। केमिकल का अलग वो चल रहा था, मेडिसिन की अलग दुनिया थी, ये दोनों मर्ज हो गए हैं, अब ये मिलके चल रहे हैं। मोबाइल और
मोबाइल और ऑटो इंडस्ट्री आपस में मर्ज हो गए, कैसे? एग्जांपल, हर गाड़ी के अंदर एक इंफोटेनमेंट डिवाइस लगी हुई है, हर गाड़ी के अंदर एक सामने जो डैशबोर्ड है, हर गाड़ी के अंदर एक मिनी कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है। ज्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ियां, उसके पीछे पूरा एक सीपीयू है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निजाम है। तो पहले गाड़ियों में ज्यादातर मैनुअल चीजें होती थी, तो वो गाड़ियों वाली और टेक्नोलॉजी वाली, ये दोनों की दोनों इंडस्ट्री आपस में जुड़ गई। और बेवरेजेस और शुगर, और 10 एग्जांपल्स देनी है। जी, एंटीवायरस और मोबाइल ये आपस में जुड़े हैं, ठीक है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, पहले एजुकेशन क्लास में यहाँ इतना बड़ा बोर्ड होता और उसमें 4-4 दफा टीचर लिखता मिटाता, फिर लिखता मिटाता, और बच्चे भी धड़ाधड़ लिख रहे होते, 3-4 कलर के मार्कर होते, टीचर जो है वो मुशक्कत कर रहा होता, और बच्चे जब सारा कुछ हो जाता तो कहता सर साइड पे हो जाए, तस्वीर खींचनी है। तो खैर, फिजिकल दौर था, उस तरह से चीजें होती थी, तो क्लासें वैसे चलती थी। तो अब एक तरफ टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन मीटिंग्स था, एक तरफ क्लासेस थी, हमने दोनों जोड़ दी। तो इस टाइम पे मैं एक फिजिकल क्लास को भी पढ़ा रहा हूँ और कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, और बाद में ये वाली रिकॉर्डिंग जो है वो लोग लेके इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से सीख सकते हैं। तो कन्वर्जेंस हो गई। और स्पोर्ट्स और टेक्सटाइल आपस में जुड़ गए, बहुत सारे टेक्सटाइल बिजनेसेस ने स्पोर्ट्स के साथ ब्रांडिंग की, और अब स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक कपड़े बनाते हैं, और बहुत महंगे होते हैं, 55-55 हजार के जॉगर्स होते हैं। नाइकी, एडिडास वगैरह, स्केचर्स, ये सब इस पे काम कर रहे हैं। और सोलर और इलेक्ट्रिक ये आपस में जुड़ गए। और जी, क्लास, ग्लास, स्क्रीन और इलेक्ट्रिक, मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर आप देखें तो शायद टीवी बनाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस टीवी के साथ ये हो सकता है कि एक टीचर अपने लैपटॉप पे चीज ओपन करके बैठा होगा और टीवी पे लोग पढ़ रहे होंगे देख के। टीवी बनाने वाले टीवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, अच्छी आवाज होगी, अच्छा इमेज होगा, जबरदस्त डिस्प्ले होगा, लेकिन कन्वर्जेंस हो गई। पहले प्रोजेक्टर होते थे, अब प्रोजेक्टर बेचारा बंद होके कब का पड़ा हुआ है, क्योंकि चीजें तेजी से चेंज हो रही हैं। प्रोजेक्टर की बार बार मेंटेनेंस करो, फिर वो बहुत ज्यादा एनर्जी खाएगा, फिर क्या होता था, बहुत तेज रोशनी होती थी, वो आंखों के लिए भी डेंजरस, हीट जनरेट करता था, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता था। आपको तो सस्टेनेबिलिटी तो हमारा कोर कंसर्न है, तो हमने जनाब उसकी हीट, उसकी आवाज, उसका शोर, वो सब खत्म करके जो है ना हम इसकी तरफ आए। सोलर लगवाया कि सोलर से जो है वो जो सन से थोड़ा सा कुछ यूनिट जनरेट हो जाए, ताकि उतने यूनिट हम वापडा से ना लें, ताकि उतनों पे तेल ना सड़े और हमारा पाकिस्तान ना जले। कितने पॉजिटिव हैं हम। ठीक है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता इतना नन्ना मुन्ना सा सोलर शायद हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर जाता होगा? हमारा जो जनरेटर है वो 150 केवीए का है, और जो सोलर का सेटअप है वो 30 केवीए का है, तो हमारा जो लोड है वो 150 केवीए के आसपास का है। तो ये बेचारा बस थोड़ी सी हमें सपोर्ट कर पाता है कि चलो ठीक है, वही बात है, उतना एनवायरनमेंट बच जाती है। अभी हमें मौका मिलेगा तो थोड़ा सा और प्लेट्स लगा के उसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेंगे कि थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर ले। वो सोलर सिर्फ लाइब्रेरी के बच्चों का ही पेट भर लेना है, इतनी बड़ी बात है। खैर, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज इमर्जिंग हमें समझ आई, कन्वर्जेंस हमें समझ आई। इस क्लास में बड़ी बरकत होती है, इतने टेक्नोलॉजी के मसले और सारा कुछ होने के बाद भी टाइम गुजर ही नहीं रहा। भाई 5:15 क्लास शुरू होनी थी, शुरू में मसलो मसाइल थे, शुरू होते हुए 10-12 मिनट लगे, और उसके बाद लाइट साइड के भी बीच में मसले हुए, इतनी सारी पुरानी बातें भी की, इतनी सारी और बातें भी की, टाइम फिर भी स्लो चल रहा है। हमने क्या डेडलाइन रखी थी? अजान की आवाज, ठीक है। अपने मौजन से कह देंगे कि थोड़ा सा जो है ना 5-7 मिनट लेट कर दे अजान की आवाज, जो आवाज आएगी तो उस पर कन्वर्जन समझ आई। मुझे 3 एग्जांपल दे दें ताकि मैं आगे चलूं। ट्रैवलिंग और टेक्नोलॉजी,
पहले बसों पे लोग बाजार बैठे हुए जा रहे होते थे, अब सामने जनाब टीवी लगा हुआ है, उसके अंदर जनाब फिल्में लगी हुई हैं, ड्रामे लगे हुए हैं, कानों में ठूटियां लगाई हुई हैं, जनाब उसको सुनते हुए जा रहे हैं। ट्रेवलिंग चेंज हो गई। अब बच्चा जाके कहता है जी मैंने बस पे ट्रेवल ही वो करना है जिसपे टीवी लगा हुआ हो। अभी कुछ बच्चे हमें नजर आए एक आध दिन पहले, हमने कहा भाई आप कहाँ रह गए थे? कहते हैं सर वो ईद के बाद वापसी पे टिकटें नहीं मिली। मैं कहा यार खुदा का खौफ करो, पूरा पाकिस्तान इतने सारे लोग नौकरियां करते हैं, सबके सब वापस आते हैं ईद के बाद, सबको मिल जाती है। कहते सर बस तो मिल रही थी, उसमें टीवी नहीं था। मगर तुमने जालिम आदमी 3 क्लासें छोड़ दी कि तुमने वो जो 4 घंटे का सफर था उसके दौरान जो थोड़ी सी देर के लिए टीवी देखना था, जो वो भी तुमने कम देखना था और आधा टाइम मोबाइल यूज करना था। लेकिन बहरहाल इंडस्ट्रीज कन्वर्ज हुई। अब क्या होगा, एक नई बस वाली कंपनी सोच ही नहीं सकती कि बगैर उस तरह की टीवी लगाए बस चला के दिखा दे। टैक्सी और टेक्नोलॉजी, उबर, फूड प्लस ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह, ये सब ऐड हो गए। तो अब ये इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कभी कभी सप्लायर की साइड से होती है और कभी कभी कंज्यूमर की फरमाइश पे होती है। कभी कभी सप्लायर की साइड से होती है, कभी कभी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर इस कमरे में आके बैठ के पढ़ते थे और यहाँ प्रोजेक्टर चल रहा होता था, ये चादर नीचे होती थी और आप पढ़ रहे होते थे और आपने कभी को बहुत ज्यादा इस पर एतराज नहीं किया कि इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। तो शायद ये कंज्यूमर की ख्वाहिश या कंज्यूमर की नीड या डिमांड नहीं थी कि ये चेंज आए। बीइंग सप्लायर हमें लगा कि शायद हम ज्यादा बेहतर सर्विस दे सकते हैं अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी या अपने तरीके को थोड़ा सा बदल लें। खुशी थोड़ी होती है जब प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, चादर भी लगी हुई है, तो मतलब एक्स्ट्रा खर्चा क्यों किया जाए? 85 इंच की स्क्रीन आप जरा जाके सर्च कीजिएगा, लग समझ जाती है, मिलती नहीं है। अब नॉर्मल साइज है, बहुत महंगा होता है। एक इससे बड़ा साइज भी होता है 100, लेकिन वो फिर क्लास के हिसाब से फिर आउट हो जाना था। तो ये जो कन्वर्जन हुई है ना, ये कस्टमर की तरफ से नहीं हुई है, ये डिमांड पे नहीं हुई है, ये सप्लाई साइड से हुई है। सप्लायर ने ऐसा सोचा। इसी तरह से मोबाइल वाले यूजर अच्छी भली जिंदगी जी रहे थे कि मोबाइल कंपनियों ने सोचा कि हम कैमरा देना शुरू कर दें तो हमारा मोबाइल ज्यादा बिकेगा। वो कैमरा देना ऐसा शुरू किया कि अब बगैर कैमरे के मोबाइल सोचा ही नहीं जा सकता। तो जो छोटे बटन वाले फोन है उसमें टॉर्च का कॉन्सेप्ट भी देना पड़ेगा। तो सम टाइम कन्वर्जेंस होती है सप्लायर की साइड से और सम टाइम होती है कंज्यूमर की तरफ से। अब मुझे 2 एग्जांपल्स चाहिए जहां सप्लायर की साइड से हो और 2 एग्जांपल चाहिए जहां कंज्यूमर की वजह से हुई हो। टाइम तो बहुत है हमारे पास। हाँ जी। फर्नीचर और आयरन, लोहा और फर्नीचर, इसको आपस में जो जोड़ा ये सप्लायर की ख्वाहिश थी, कस्टमर की या कंज्यूमर की ख्वाहिश नहीं थी। और मोबाइल और कैमरा, ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना। आप जी, फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस। अब अगेन, कोविड से पहले कोई ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहा था। एक अकेला ही कोई क्रिएटिव इंसान था जो किसी एक अकेले प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम करी जा रहा था, नियर पियर जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा था। तो उसके अंदर सीए का विंग हम लोग हेड कर रहे थे और 2016 में हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते थे। तो उस वक्त सारे मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है, फिजिकल दुनिया चलनी है, आप कौन सी दुनिया में चले गए। तो हम खामोशी से अच्छे खासे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते थे। तो ऐसे में उस वक्त वो हमारी तरफ से था। लेकिन कोविड के बाद बच्चों ने शोर मचाया, उन्होंने कहा भाई हम नहीं आ सकते कॉलेज, हमें अपने घर बैठे बैठे क्लास चाहिए। तो कंज्यूमर की तरफ से प्रेशर बिल्ड हुआ और सारे फिजिकल कॉलेजेस को कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्जन देना पड़ गया। तो कोविड के बाद ये जो सीए का सेक्टर ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ है, ये कंज्यूमर बेस्ड था। जी जी, ब्रॉडकास्टिंग और जो एडवर्टाइजमेंट है, सप्लायर ने नए से नए मॉड चलाए और उसके मुताबिक मुख्तलिफ तरह के चैनल्स के थ्रू मुख्तलिफ तरह से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली। अब ये कभी कभी सप्लायर, शुरू में थोड़ा सा सप्लायर ने सोचा कि हम इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को जब समझ आया कि हमारी इन्वायरमेंट तो डैमेज हो रही है, हमारी ये दुनिया तो जीने लायक रहेगी ही नहीं आगे कुछ सालों में, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम ऐसी गाड़ियां खरीदेंगी नहीं जिसमें एमिशन ज्यादा हो।
दुनिया में बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त सस्टेनेबिलिटी, और अब आप फाइनल में जाएंगे तो पेपर में आधी से ज्यादा चीजें सस्टेनेबिलिटी की पढ़ेंगे। दुनिया में आप अकाउंटेंट्स की नौकरियों में से अच्छी खासी नौकरियां सस्टेनेबिलिटी की शुरू हो गई हैं। एनवायरमेंट क्या कर रही है, कितना इमिट कर रही है। इवन एक एयरलाइन को अपनी वेबसाइट पे अपनी हर एयरलाइन की अपनी हर फ्लाइट का लिखना होता है कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है। गाड़ी बनाने वालों को बताना पड़ता है क्लियरली कि उनकी गाड़ी कितना ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। और फिर लोगों ने ये शोर मचाया कि हमने नहीं इस तरह की गाड़ियां यूज करनी जो एनवायरनमेंट को डैमेज करे, और आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरर्स फोर्स हुए इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ। तो ये कंज्यूमर की तरफ से था जी, हो गई पूरी। तो बस सामने स्क्रीन पे देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। समटाइम 2 or more industries or segment converge and become part of सेम इंडस्ट्री। कई दफा दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं और एक इंडस्ट्री बन जाती हैं। इसका बड़ा मेजर इंपैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी पे। कन्वर्जन डिमांड लेड भी हो सकती है और सप्लाई लेड भी। डिमांड लेड वेयर द प्रेशर फॉर कन्वर्जन कम्स फ्रॉम, तो ये होगी डिमांड लेड कन्वर्जन। कस्टमर्स बिगिन टू थिंक ऑफ 2 or more प्रोडक्ट एज इंटरचेंजेबल। कस्टमर कहते हैं यार ये दो चीजें तो इकट्ठी मिलनी चाहिए ना, ये मैं अलग अलग क्यों लूं। और सप्लाई लेड कन्वर्जन where suppliers see a link between different industries or decide to bridge the gap between industries. फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट जिस तरह से चेंज हुई, वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन, मोबाइल के अंदर इन्होंने जो 3G 4G 2G वाला काम दिया और उसके साथ वो जो इंटरनेट वाली चीज जोड़ दी, ये सप्लायर की तरफ से आई थी शुरू में। फिर इसी तरह से जैसे कॉन्सेप्ट होता था आज से 2 अटेम्प्ट पीछे, साल पीछे, सन 2020 से लेके पिछले साल तक हम लोग दो तरह के मॉड देते थे, कंबो क्लास और ऑनलाइन क्लास। यानी हम मानते थे कि जो फिजिकली क्लास में आके बैठा हुआ है उसको हमें ऑनलाइन दे देना है साथ में। उसकी ख्वाहिश है या नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जिस तरह का यूजर है ये थोड़ी से दिनों में ही थोड़ा सा पीछे रह जाए या कुछ और हो, या ईद की छुट्टियों पे घर जाके 2 हफ्ते वापस आते आते लगा दिया तो इसको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तो ये पूरा सेशन तड़पता रहेगा, परेशान रहेगा। तो 2020 से लेके 2024 तक हम कहते थे कि ये फिजिकल क्लास, और फिजिकल का सबको मतलब पता होता था कि ये कम्बो है, और 30,000 रुपए की क्लास होती थी जिसमें फिजिकल क्लास मिलती थी प्लस ऑनलाइन सब सारे बच्चों को मिलता था। और दूसरी ऑप्शन होती थी प्योर ऑनलाइन जिसमें आपको घर बैठे बैठे वो मिले। फिर क्या हुआ, कस्टमर कंज्यूमर ने शोर मचाया कि नहीं भाई हम फिजिकली पूरा सेशन बैठ के क्लास लेते हैं, नहीं चाहिए हमें पोर्टल। आप किसी तरह से हमारी फीस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, कम कर दें। तो हमने फिर अपनी फीस को रीअसेस किया, पहले वाली फीस को कम किया और उसमें मजीद उसे कम करके फिजिकल ओनली और ऑनलाइन ओनली, और फिर एक कम्बो का टॉपअप। पहले कम्बो भी लिखा होता था, कम्बो को गायब कर दिया, अब हम उसे कहते हैं टॉपअप। क्या फिजिकल क्लास ले लो, आप में से जिसको नीड है बस वो 5,000 इजाफी दे के और अपना ऑनलाइन वाला विंग भी पूरा एंड तक चला ले। और जिसको नहीं नीड तो क्यों खर्चा करे, वो आराम से कम पैसों में अपने वालिदैन के पैसे बचा के वही वाली क्लास एंड तक लेता रहे। तो टेक्निकली ये हमारी तरफ से आया, लेकिन जो आपकी तरफ से आया वो था इंडिविजुअल अलग अलग मोड। आपकी फरमाइश या लोगों की जो फरमाइश थी वो ये थी कि हमें फिजिकल ओनली अलग से भी दिया जाए ताकि हम कुछ पैसे बचा सकें, और हम अगर अच्छे बच्चे हैं तो हम पूरे सेशन फिजिकल लेके अपने वालिदैन का खर्चा बचा सकते हैं। तो इस बात पे हम फौरन से इमोशनल हो जाते हैं कि अगर वालिदैन का बच जाए कुछ। ऊपर से आप वालिदैन का भी नहीं बचाते, आप पहले फिजिकल में एनरोल कराते हैं और फिर अपनी ही कोताहियों की वजह से बाद में जो है ना वो 5,000 रुपए भी दे रहे होते हैं। तो ये सप्लाई लाइट इसी तरह से जैसे किताबें देने का इनिशिएटिव था, किसी ने नहीं डिमांड किया था, कोई देता भी नहीं था, ऐसा ना कभी सुना ना देखा। हम कई साल लगातार लोगों को धड़ाधड़ किताबें देते गए। फिर समझ आया कि शायद हम बिला वजह कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमेशा इसको डिस्करेज कर रहे होते थे, कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखते थे, और आधे से ज्यादा झगड़े ही होते थे किताब तो पहुंची नहीं किताब। अब वो रास्ते में डाकिया बच्चा एड्रेस दे रहा है, मोजा डेरा फलाना हाजी अल्लाह वसाया। अब उसे बच्चे को लगता है कि जो मेरे मौजे तक आ गया तो उसको हाजी अल्लाह वसाया का यकीनन पता होगा। वो डाकिया जाके बेचारा परेशान होता था कि भाई यहाँ तो 6 अल्लाह वसाया है। उसके बाद फिर बच्चा हमसे लड़ता था, मेरे घर क्यों नहीं किताब पहुंची, ये क्या है, मेरा हक बनता था। एक चीज जो हम अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पे देते थे, उसको होता था आपने जो पढ़ाया वो सब साइड पे, वो कचरा है, मेरे पास किताब क्यों नहीं डिलीवर हुई टाइम से। तो हम आधा टाइम तो उस सवाब को भुगतते रहते थे जो हम अच्छी नीयत से चल रहे होते थे। तो फिर हमने भी रीअसेस किया कि भाई जब कंज्यूमर की नीड ही नहीं है
तो हम जनाब हर सेशन में 57 लाख, 50 लाख, 48 लाख की किताबें छाप के बैठ रहे हैं। तो हम वो कॉस्ट इस्तेमाल करके किसी तरह से सब्सिडाइज प्रोडक्शन की तरफ आए और हम स्टूडेंट्स के हाथ में कम कॉस्ट में किताब अवेलेबल करें, वो भी सबके नहीं, उनको जिनको नीड है। तो अब हमने किताबों की प्रोडक्शन कम की है, जब कम की है तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन हम उसको सब्सिडाइज रखे और उसमें थोड़ा सा अपना एलिमेंट रखा है कि कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो। कुछ स्टूडेंट तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि फायदा हो, लेकिन वही वाली बात है कि पहले वो सप्लाई लेड था और अब कंज्यूमर लेड क्या हुआ है कि फिजिकल खत्म कर दिया, फिजिकल सस्ता दे दिया और ऑनलाइन अवेलेबल कर दी, और दुनिया भी अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। ये तो फिर मसले मसाइल है ही ना। तो क्या हमें ये सारी बातें समझ आ रही हैं? अब ऐसे में चूंकि अभी तक किताब मैनेजेरियल वाली शायद अभी नहीं आई, फाइनेंस वाली आ चुकी है, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो बुक शॉप पे अवेलेबल होगी। और कितने की अवेलेबल है? 600। वॉल्यूम 1 2 दोनों जुड़े हुए हैं उसमें? चलें, एक ही वॉल्यूम में वो सारा कुछ जुड़ा हुआ है। एमएफए में जो मैनेजेरियल साइड की किताब है वो और पतली सी होगी, उसमें भी क्वेश्चन बैंक समेत है, और वो भी एक बड़ी रीजनेबल सी, इसके तकरीबन शायद हाफ या हाफ से थोड़ा सा ऊपर टाइप की कॉस्ट में इंशाल्लाह अवेलेबल हो रही होगी। वो एक और पब्लिशर से छप रही है, जो हमने खुद छापी वो आ गई हैं, जो आउटसोर्स की थी वो नहीं आई। ये आउटसोर्सिंग के मसलो मसाइल तो होते ही हैं। तो खैर अगर कल तक भी नहीं आई तो फिर मैं काम करूंगा कि ये शुरू के कम से कम कुछ 1 2 सफ़े आप तक प्रोवाइड कर दूं, लेकिन सॉफ्ट में इनके ग्रुप में इस वक्त शेयर है। कम से कम ये जो आज हमने पढ़ा है, अगर आपने घर जाके इसको रेफर करना हो तो कम से कम सॉफ्ट में आप उसे देख के पढ़ तो सकते ही हैं। कम से कम इतना पढ़ लीजिएगा, या हम डे एंड पे ये जितनी स्लाइड्स हैं इनको पीडीएफ बना के इसको ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि आपको उतनी जहमत भी ना करनी पड़े। 1 2 भाइयों ने कहा हाँ ये सही है, अब कौन जाए लिंक पे क्लिक करे, गूगल ड्राइव ओपन हो। ठीक है भाई, आपने याद रखना है, ये जो हमने यहाँ तक कन्वर्जेंस तक हम स्लाइड्स पढ़ के आए, इतनी स्लाइड्स को एज पीडीएफ प्रिंट करना है और ये हमने ग्रुप में शेयर कर देना है। तो कल अब इससे आगे चलेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये मार्केट क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, हम मार्केट्स को कैसे कैसे तकसीम कर सकते हैं और कौन सी मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। आज आपको काफी तकलीफ दी। जी हाँ, पिछली अटेम्प्ट की बुक चल सकती है। हाँ मैं इसको एंड कर रहा हूँ, असल में यहाँ कमेंट आया हुआ था।